हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा जो एसआई परीक्षा करवाई जानी है, उस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं और जारी होना शुरू भी हो गए हैं और इस समय हो भी रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे यहाँ एडमिट कार्ड भेजा हुआ है। तो किसी का सेंटर गोरखपुर है, किसी का अन्य जगह है। तो अब ये स्वाभाविक है कि दिल की धड़कन बढ़ गई होगी। तो आपको ये अंदर जो घबराहट होगी, जो समस्या बन रही होगी उथल-पुथल की, भय जैसा वातावरण बन गया होगा। तो इस वातावरण से आप उभरिए, निकलिए, बाहर आइए और अपने को पॉजिटिव सोच में रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कीजिए और जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने मेहनत किया है, वही मेहनत आपकी परीक्षा में रंग लाएगी। और जितना ही आप नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते जाएंगे, वो आपकी परीक्षा को सकारात्मक दिशा ना दे करके नकारात्मक परिणाम की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। असली परीक्षा अगर कहें तो यह उस समय नहीं होती है जिस समय आप बैठ के परीक्षा दे रहे होते हैं। असली परीक्षा अब से शुरू हुई है आपके लिए, और ये अब से शुरू हुई है, उसका अंतिम पड़ाव होगा जब आप परीक्षा देकर निकलेंगे। यानी सोचिए, अनुभव कीजिए कि जिस प्रकार का आप इस समय मानसिक दबाव झेल रहे हैं, जिस तरह का मानसिक दबाव आपके ऊपर चक्रवात जैसी स्थिति लेकर के आया हुआ है, उस चक्रवात की आँख में भेदने का काम, ताकि चक्रवात शांत हो जाए, मानसिक चक्रवात आपका दूर हो जाए, ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे कि जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, वो सब सही है। बस उसको अभ्यास करके हमें अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा लेना है। तो इसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से, इसी रिवीजन के क्रम में हम अपना इस वीडियो को लेकर के आए हैं, और अपने इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो मूल विधि और संविधान में एक महत्वपूर्ण खंड संविधान है, उस संविधान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों की महत्वपूर्ण भारांक को देखते हुए, उसमें हिस्सेदारी को देखते हुए, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उस संविधान का हम लोग रिवीजन करें और बढ़िया से बढ़िया रिवीजन करें, और उस संविधान में कहाँ हमारे कमज़ोर स्थल हैं, उस स्थल की पहचान करें, और स्थल को पहचानने के बाद बार-बार वहाँ ध्यान दे कर के उस कमज़ोरी को दूर करें, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़े और हम परीक्षा में अपना सबसे अच्छा प्रयास कर पाएँ। तो आइए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज। ये इस वीडियो का, इस श्रृंखला का पहला पार्ट होगा, जो कि उत्तर प्रदेश एसआई को समर्पित होगा। तो घबराएं नहीं, पुनरावृत्ति करें, रिवीजन करें, बार-बार पढ़ें, हर खंड की तैयारी करें। आइए देखते हैं संविधान का उद्देश्य। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव था अथवा प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देशिका में संविधान, ध्यान दें, उद्देशिका में संशोधन संभव है। ऐसा संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा किया गया, और 42वां संविधान संशोधन। ये सवाल यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। एकदम देखिए, यूपीएसआई में पूछ लिया गया है। समाजवादी शब्द याद होने चाहिए। शब्द में किसी प्रकार का आपको निर्वचन नहीं करना है अपनी तरफ से। उसका इंटरप्रिटेशन करके शब्दों को अलग से नहीं याद रखना है। एकदम सीधे-सीधे शब्द हैं भाई। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। कहीं धर्मनिरपेक्ष आ गया विकल्प में, गलत है। पंथ निरपेक्ष सही है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। अगला है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से हुआ है। भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है ना? भारत दैट इज़ इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। आप जानते हैं संघ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, कनाडा देश से। आइए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 क में उल्लेख करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है।
संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। गणतंत्र का क्या अर्थ है? राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। निर्वाचन का जो तरीका है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। तो हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक राज्य है, हमारा गणराज्य है भारत। तो यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष मतलब जनता सीधी चुनाव करती है या जनता की प्रतिनिधि करते हैं? तो आप जानते हैं ना कि जनता के प्रतिनिधि करते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष होता है तो फिर एकल संक्रमणी मत और समानुपातिक पद्धति से होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। हम भारत के लोग, याद रखिएगा, संप्रभुता हम भारत के लोगों में है और इसी शब्द से, इसी टर्मिनोलॉजी से इस प्रारंभ होता है प्रस्तावना, ये हमको तैयार रखना है। अगला देखिए, भारत के पंथनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। अरे बहुत बहुत बड़ी बात कह दिया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए संकल्प कहाँ दिया गया है? कहाँ पर संकल्पना है? हाँ, संविधान के भाग 4 में। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा और आप संशय में नहीं रहेंगे। भारतीय संविधान के उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान निर्माताओं ने मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। संविधान के निर्माताओं का दर्शन में देखना है तो हमको कहाँ जाकर देखना होगा? उद्देशिका में, प्रस्तावना में। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगला केस बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। याद रखिए, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। भारतीय संविधान में दिया गया नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता और हम भारत के लोग। यह संप्रभुता हम भारत के लोगों में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के यूपीएसआई परीक्षा देखिए कैसे अनुच्छेद 3 पूछ रहा है, अनुच्छेद 1 पूछ लेगा, 2 पूछ लेगा, क्या बताइएगा? यानी कि आपको अनुच्छेद से जो टाइटल है, वो जो उसका शीर्षक है, उस शीर्षक से आपका परिचय होना चाहिए और कहीं-कहीं तो उस अनुच्छेद के अंदर जो बातें लिखी गई, उस बातों से भी आपका परिचय होना चाहिए। तो ये अभ्यास करिए, आप एकदम बेयर एक्ट को शीर्षक सहित रिवीजन कर डालिए। आइए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का हमने वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में हमने ध्यान से अनुच्छेद की तरफ ही वर्णन किया है और आपका ध्यान उधर ही ले जाने की कोशिश किया है। तो आप उस अप्रोच को पकड़िए, एग्जामिनर की दिमाग को समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया राज्य तथा केंद्र दोनों द्वारा शुरू की जा सकती है। इस बात को अनुच्छेद 3 में कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 फिर देखिए यूपीएसआई में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता हो तथा युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में चला गया हो तो उसकी नागरिकता रद्द कराई जा सकती है। अब बताइए, नागरिकता की बात की गई है तो नागरिकता कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है कि नहीं? तो ये आपको स्पष्ट कर लेना है। मौलिक अधिकार आइए देखें। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मतलब आप न्यायालय से इसे परिवर्तन ही करा सकते हैं, किंतु नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, परिवर्तन नहीं करा सकते, इसको लागू नहीं करा सकते। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 एवं 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि का उल्लेख है। और अनुच्छेद 14 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस की दृष्टि से। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का उल्लेख है।
समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। उसमें लिखा गया है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 एकदम याद रखना है भाई। यहाँ से तो यूपी टेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह बात कहाँ कही गई है? यह अनुच्छेद 15(3) में समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ ही यह बात कही गई है। लेकिन एक मौलिक अधिकार में ही प्रोविजन दे करके कहा गया है। ये यूपीएसआई में पूछा हुआ है। अब देखिए, ये आपके अनुच्छेद के अंदर घुस के पूछ लिया है। मतलब ये प्रोविजन आपको याद रहना चाहिए। जहाँ कहीं विशेष बातें हैं उसे आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि अब देखिए, ये टाइटल में ये जो समानता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ये यूपीएसआई में पूछा हुआ है। ये पूछने का देखिए, कहीं अंदर जाकर पूछ रहा है, कहीं ऊपर से पूछ रहा है। आप ये सोचिए केवल हम ऊपर ऊपर पढ़ लें और हमारा काम निकल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। आपको मन से पढ़ना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। एकदम जो वीडियो है हमने बनाया है मौलिक अधिकार, एकदम देखिए, उसको रिवीजन करिए। बेयर एक्ट से हमने बनाया है, बेयर एक्ट की टाइटल दिया है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना हमने आपको समझाया हुआ है। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) का वाक एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था इसी में अंतर्निहित है, जिसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है मीडिया का। इसको अधिकार कौन दिया है? कौन दिया है? ये पत्रकार बोलता रहता है। कौन दिया है कि दैनिक जागरण का एडिटर कुछ न कुछ लिखता रहता है तार्किक बातें? कौन दिया है कि आप सोशल मीडिया पर आप बोलते रहते हो? ये सब आज़ादी 19(1) क में दिया हुआ है। 19(1) ख में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की आज़ादी। 19(1) ग में संघ या संगठन निर्माण की आज़ादी। 19(1) घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। ध्यान दीजिएगा, ये रिवीजन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 19(1) अंग भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने की आज़ादी है। और आप जानते हैं ना, अनुच्छेद 19(1) चला गया, से चला गया मतलब यहाँ से निकल गया, 300 क में चला गया है। यानी कि ये मौलिक अधिकार न हो करके अब कौन सा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार। 19(1) कोई भी व्यवसाय अपनाने की आज़ादी है। या देखिए, यूपीएसआई परीक्षा का प्रश्न है। मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है और यहीं पर निजता का अधिकार भी है। इस बात को समझ जाइए। और अनुच्छेद 21 का आप जानते हैं शिक्षा का निःशुल्क मौलिक अधिकार है। और ये किस से कितने उम्र के लोगों के लिए है? यानी कि 6 वर्ष से 14? हाँ, तो 6 वर्ष से कम के लोगों के लिए कहाँ है? तो अनुच्छेद 45 में है, वो नीति निर्देशक तत्व है। देखिए फिर अनुच्छेद 21 अ, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख। अब देखिए, एक मुकदमा पूछ लिया यूपीएसआई। अब आप सोचिए कि आप केवल अनुच्छेद पढ़ के काम चला लें। आप सोचिए कि हम कोई ट्रिक अपना लें। अरे भाई, ट्रिक अपनाने से काम नहीं चलेगा। आपको ट्रिक अपनाने से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप नायब दरोगा बनने जा रहे हैं, हैं? थाने का इंचार्ज होंगे। किसी समय आपको थाने का चार्ज मिल जाएगा। आप एसआई हैं, आप एपीओ के लेवल से पैरवी करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने। कौन-सा तर्क रखेंगे, कौन-सी बात कहेंगे? आपके पास मूलभूत जानकारी नहीं होगी। आइए देखें, परमानंद कटारा। अरे एकदम बहुत सुपर मुकदमा है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया। अरे नहीं अभिनिर्धारित आता है तो ऐसा रखो ना कि निर्णय दिया। इस बात को स्पष्ट किया, क्लियर किया। कुछ तो समझो। किया कि चिकित्सीय सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अतः चिकित्सा के पेशे से जुड़े प्रत्येक सदस्य का यह सर्वोपरि, सबसे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी प्रक्रियात्मक औपचारिकता की प्रतीक्षा किए बिना
घायल नागरिक को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। ये कहाँ पर है? परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में ये मुकदमा केवल पूछा गया था यूपीएसआई में। अगला है न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। ये भी यूपीएसआई में पूछा, और ठीक है ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया था और अनुच्छेद 21 करके पूछा गया था, वहाँ मुकदमा नहीं पूछा गया। यहाँ न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में याद रखिएगा निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी में बताया गया है 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। जिसको पेश किया जाएगा उसको उसके एडवोकेट से मिलने के लिए, और जिसको गिरफ्तार किया जाएगा कारण बता दिया जाएगा। इन सब बातों को कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में शामिल है। 25 से 28 तक है, याद रखिएगा। एकदम टाइटल आनी चाहिए आपको कि 25 है। और कोई अगर धार्मिक संस्था चलाना चाहता अनुच्छेद 26 है। राज्य जो है टैक्स नहीं लगा सकते अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 28 है कि राज्य वित्त पोषित राज्यों में किसी विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिलवाएगी, मना किया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त है। और आपको हम बता दें कि ये जो अल्पसंख्यक हैं, इस अल्पसंख्यक में कौन सा वर्ग होगा, यानी धर्म के आधार और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का वर्गीकरण किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार, देखिए यूपीएसआई में सवाल पूछ लिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो ये दो तरीका है जिसमें उसको भेद नहीं करना है। आइए देखें, एसआई में पूछा गया सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएसआई में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उपबंध है, इस अधिकार के बिना वास्तव में मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। अरे भाई, भीमराव अम्बेडकर ने इसी को न कहा है संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। तो यूपीएसआई में जो बात पूछा गया वो सही पूछा गया। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का आरोही क्रम इस प्रकार है। अब देखिए, आरोही क्रम कहिएगा तो भैया आरोही क्रम क्या होता है इसमें? मतलब अनुच्छेद को ही सजा दिया है। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30, 32 ऐसे कर दिया है। तो अब देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी यूपीएसआई का परीक्षा में ये सवाल है। एग्जामिनर खूब आपसे एकदम मजा लूटता है, उसको आनंद आता है। आरोही बना दे, अवरोही बना दे, यानी कुछ भी बना दे, लेकिन कंटेंट तो वही है ना, उसी में आपको समझ के चलना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, अब मूल अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। हाँ, याद रखिएगा, सूचना का अधिकार आ गया भैया। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1) क में उल्लिखित वाक्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। अतः सूचना का अधिकार मूल अधिकार भी है। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ध्यान दें 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये यूपीएसआई
में ये सवाल पूछा हुआ है। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और आपका ये नागरिकता प्रस्तावना और जो जहाँ से भिन्न-भिन्न देशों से लिए गए जो संविधान के स्रोत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है भाई साहब। पढ़ के जाइएगा, पंचायती राज पढ़ के जाइएगा, एकदम सवाल मिलेगा आपको, सीधे-सीधे मिलेगा। संघीय कार्यपालिका पढ़कर जाइएगा और चुनाव संघीय संसद पढ़कर जाइएगा, खूब सवाल मिलेगा आपको। यहाँ देखिए परमादेश का क्या अर्थ है। परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। परमादेश द्वारा उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालयों और सरकारी अधिकारियों को आदेश देता है कि वे अनिवार्य या विशुद्ध रूप से अपने पद के कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। केशवानंद भारती, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब की बार फिर पूछ लिया जाए केशवानंद। मैं कारण बता रहा हूँ क्योंकि केशवानंद का निधन हो चुका है, अभी हाल ही में निधन हुआ है, 2-3 महीने पहले की बात है और इस चर्चा में केस आ सकता है और यहाँ से सवाल बना के एग्जामिनर पूछ लेगा और पूछ रहा है, भिन्न-भिन्न जगह पूछ रहा है। अभी जो परीक्षाएँ आयोजित हुई हैं सिविल की, उसमें ऐसे सवाल क्रम से पूछ लिया है, कहीं मुकदमा का क्रम सजाना है, ऐसी-ऐसी स्थिति में पूछ लिया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि संसद के किसी भी अधिनियम को मान्यता नहीं दी जा सकती है। कब? यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है तब। यानी कि संविधान में संशोधन आप करिए ना, लेकिन आधारभूत संरचना केशवानंद भारती केस में एक सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया है, वह संविधान का ढांचा नींव नहीं हिलनी चाहिए, जितनी ढांचा बताया है। अगर नींव आप हिला दिए तो संशोधन आपका इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। इस बात को बताया गया, इलीगल बता दिया जाएगा, अविधिमान्य है ऐसा कह दिया जाएगा। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ प्रेस को कहते हैं। अब यहाँ देखिए सब एकदम दिया हुआ है। 12 में परिभाषा, 13 में यह है समता का अधिकार, 14, 15, 16, 17, 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 21 का, शिक्षा का अधिकार 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26। ये सब इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि हमने आपको बता दिया है अभी। 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में। 28 कुल नहीं कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। और ये सब आपको नहीं पढ़ना है। 33, 34, 35 बस याद रखना, यहाँ तक होता है। आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या रहा है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और वहाँ कह दिया गया है, आर्थिक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, वहाँ आर्थिक तंत्र की बात नहीं की गई है। कहाँ? प्रस्तावना में। यूपीएसआई में सवाल पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एकदम अब तक तो अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो कल्याणकारी पर्यायवाची हो गया होगा नीति निर्देशक तत्व का, हमेशा इस बात को याद रखें। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पना की गई है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की बात की जाती है, इन सब अधिकारों को अगर देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार में हमारे यहाँ जो अ, भाग 3 और भाग 4 है, यह 3 और 4 की जो बुनियाद है, वो बुनियाद ही मानव अधिकार के सिद्धांत पर चल रही है। तो इसलिए ये उसके सार्वभौम घोषणा के अनुकूल है, जो अंतर्राष्ट्रीय सोच है। यूपीएसआई में देखिए इस प्रकार से सवाल पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। संविधान के अनुच्छेद 38 में कुछ हाथों में धन संकेंद्रण को रोकने का प्रावधान है, यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। ऐसा नहीं है कि धन एक जगह कहीं पर रख दिया जाएगा, उसमें संकेंद्रण नहीं होगा, बढ़ावा देगा, बांटेगा, पेंशनकारी योजना चलाएगा, कल्याणकारी योजना चलाएगा, वृद्धा आश्रम, अनाथालय और भिन्न भिन्न प्रकार के आधारभूत संरचनाओं का विकास करेगा, जिससे राज्य के लोक कल्याण में अभिवृद्धि होगी।
और देखिए यूपीएसआई में यही सवाल अनुच्छेद 38 में भाषा बदल के थोड़ा सा पूछा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है, पुनरावृत्ति करना है, आराम से करना है, ध्यान दे करके करना है और गलती नहीं करनी है। और अब जो आपने अभी जो टारगेट बनाया रहा होगा कि हम 20 प्रश्न या 50 प्रश्न डेली का डेली आप हल करते रहे हैं, तो उन 50 प्रश्नों में से जहाँ पर आपको कमजोरी मिली होगी, उस कमजोरी को पॉइंट कर करके आपको देखते रहना है, उसको दूर करना है, ताकि आपकी तैयारी में और धार बन सके। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को भेजा जा सके और इससे लोगों को लाभ मिल सके। और आप सभी को एक बार फिर कहेंगे कि अपनी धड़कन की दिशा को, जो धड़कन बढ़ गई है एडमिट कार्ड आने से, उस दिशा को सकारात्मक दिशा दीजिए, नकारात्मक नहीं। आप ये जानिए कि आपकी तैयारी सबसे बेहतर तैयारी है, यानी कि सबसे अच्छी तैयारी है। और आपकी जो अंदर आत्मविश्वास है, वही आत्मविश्वास आपको परीक्षा में जीत दिलाएगा। यदि आपने अभी तक ईमानदारी से कदम उठाया होगा, तब अभी आज तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इधर-उधर किए हैं, तो खोखला आत्मविश्वास लेकर के आप क्या करिएगा? तो आप कहिएगा सर एक बार आप सकारात्मक बताते, एक बार नकारात्मक। नहीं भाई, ये उन लोगों के लिए है जो लोग ईमानदारी से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए है कि जो अंतिम समय में आकर घबरा जाते हैं और उनका जो मौका है वो छूट जाता है। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आप सभी को मेहनत करते रहिए और आपकी जीत तय है, जीत पक्की है। वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।